हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एसक्यूएल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या क्वेरी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा बेस को रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, इंट्रोडक्शन में है एसक्यूएल इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस व्हाट? पोर्टेबल मींस वो फीचर एसक्यूएल का जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप एक जगह मान लीजिए कोई भी आप एसक्यूएल सीख लिए, एक बार सीख लिए, उसको आप कहीं भी, चाहे वो एंड्रॉइड में यूज कर रहे हो, चाहे मैकबुक में यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसक्यूएल यूज कर रहे हो या फिर किसी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर रहे हो, हर जगह सेम एसक्यूएल काम करता है, यानी कि वो पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। ये एक बार आप एसक्यूएल सीख लीजिए, उसको आप किसी भी जगह पे एज इट इज रन करा सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, या फिर अगर मॉडिफिकेशन होता भी है तो बहुत ही माइनर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? हाई स्पीड। देखिए, डीबीएमएस का कोई अगर जीयूआई एप्लीकेशन आप यूज करके उसे डाटा फेच कर रहे हैं तो उससे में भी लैग आ सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। बट यदि आप एसक्यूएल का यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ये लाइट वेट रहता है और कमांड लाइन पे काम करता है। साथ ही साथ ये बड़े से बड़े डाटाबेस में आपका डाटा तुरंत रिट्राइव कर सकता है और मॉडिफाई भी उसको कर सकता है। ठीक है, अगला है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? एसक्यूएल का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो लाइक दैट अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन के बराबर, जैसे इंग्लिश में हम किसी चीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से इसका इंग्लिश इंस्ट्रक्शन की तरह इसका लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। अदर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होते हैं जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह होती है, इसमें लॉजिक वगैरह डेवलप करने होते हैं, उसके कंपेयर टू एसक्यूएल जो है वो सीखना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अगला आपका क्या है? एसक्यूएल इज यूज्ड विथ एनी डीबीएमएस सिस्टम विथ एनी वेंडर। देखिए, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कल ही मैंने बताया था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और डेटाबेस के बीच रिलेशन क्रिएट करता है और उसको मॉडिफाई और मैनिपुलेट करने का फीचर प्रोवाइड कराता है, उसको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे फॉक्स प्रो हो गया था, माई एसक्यूएल हो गया था, ओरेकल डीबी हो गया था, बहुत सारी चीजें हैं। तो एसक्यूएल जो है ना, जितनी भी कंपनियां जो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाती हैं, सारे के सारे लोग एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं। यानी आप एसक्यूएल को सीख करके उन सारे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं विदाउट किसी हेजिटेशन और विदाउट किसी दिक्कत के। ठीक है, एसक्यूएल को सारे वेंडर और सारी कंपनी और सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जितने भी टाइप के दुनिया भर में है वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए, एसक्यूएल में दो तरह के लैंग्वेज होते हैं और कुछ को डीडीएल कहा जाता है और किसी किसी को डीएमएल कहा जाता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्ट्रक्चर की वो सारी क्वेरी जो कि किसी भी डाटाबेस के क्रिएशन में, उसके डाटाबेस के स्ट्रक्चर के क्रिएशन में, उसके स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन में और डाटाबेस के डिलीशन में, यानी कि उसके निर्माण में, उसके ढांचा बनाने में और उसके विध्वंस में, मतलब कि उसे खत्म करने में, जो भी एसक्यूएल की जो भी पार्ट होते हैं या फिर जो भी एसक्यूएल के जो भी क्वेरी होते हैं जो उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम डीएमएल या डीडीएल बोलते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या कहते हैं हम लोग? डी डी एल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें कौन कौन से कमांड आते हैं? तो क्रिएट टेबल कमांड आता है। जब भी हम क्रिएट टेबल करते हैं तो एक टेबल का संरचना बनता है, तो निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो क्रिएट टेबल आ जाएगा। अल्टर टेबल यानी कि पहले से जो टेबल बन चुका है, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अल्टर टेबल मतलब क्या? उसमें कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं या फिर कोई कॉलम डिलीट कर रहे हैं, उस टाइप से, तो उसको अल्टर टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो वो उसके लिए भी जो क्वेरी जिम्मेदार होगी वो डीडीएल के थ्रू आएगी, मतलब होगी एसक्यूएल की पार्ट, लेकिन एसक्यूएल में जितने भी कमांड्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया जाता है। पहला क्या, और भी कई सारी कैटेगरी है, जैसे कंट्रोल कैटेगरी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में बस डीडीएल को पढ़ना है और डीएमएल को पढ़ना है। तो डीडीएल का मतलब क्या, जो भी किसी टेबल के क्रिएशन में या डेटाबेस के स्ट्रक्चर के क्रिएशन में जिम्मेदार होगा या फिर उसके डिलीशन में जिम्मेदार होगा, वो सारे प्रोग्रामिंग वो सारे एसक्यूएल जो क्वेरी होते हैं वो सारे के सारे डीडीएल में आते हैं। ठीक है, जैसे ड्रॉप टेबल,
जैसे जो टेबल बनाए थे उसे क्रिएट हुआ था और ड्रॉप टेबल करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी वो सारी एसक्यूएल की क्वेरियां जो कि इस पार्ट में आती हैं DDL में, वो सारी की सारी टेबल पे काम करती हैं। वो सारी की सारी किसी पूरे के पूरे टेबल पे काम करती हैं, किसी पार्टिकुलर कॉलम या रो पे काम नहीं करती हैं, पूरे के पूरे टेबल पे काम करती है। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करेगा, अल्टर टेबल, टेबल जैसे कि कोई नया उसमें कॉलम ऐड कर रहा है, यानी टेबल में मॉडिफिकेशन हो रहा है, और ड्रॉप टेबल मतलब पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक बार टेबल क्रिएट हो गया डीडीएल के थ्रू, ठीक है, तो उसके अंदर जो डाटा हम लोग डालेंगे उसको डाटा टाइप कैसे उसका मॉडिफाई करेंगे, कौन कौन सा चीजें उसके अंदर होंगी, कैसे हम किसी टेबल में जो पहले से डाटा है उसको कैसे देख पाएंगे, कैसे उसको अपडेट कर पाएंगे, कैसे उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, कैसे किसी डाटा को, टेबल को नहीं, टेबल के अंदर की डाटा को कैसे डिलीट कर पाएंगे, वो सारे जो टास्क है उनके लिए जो क्वेरी आती है एसक्यूएल की, वो सारी क्वेरी किसके अंतर्गत आती है, डीएमएल के अंदर, यानी डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है मैनिपुलेट करना। याद रखिएगा ये टेबल के अंदर काम करती है, डीडीएल टेबल पे काम करता है, और ये टेबल के अंदर जो डाटा होता है उस पे काम करता है डीएमएल। जैसे कि पहला आपका है ये सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट किसी भी डाटा के कंटेंट को देखने के लिए काम, किसी भी टेबल के कंटेंट को देखने के लिए काम होता है। ठीक है, या पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर सेलेक्टेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो अगर ये डाटा के कंटेंट पे काम कर रहा है, पूरे के पूरे टेबल के ऊपर नहीं काम कर रहा है, टेबल के अंदर जो डाटा है उसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन, क्योंकि इसे देखने का काम हो रहा है, रिट्राइव करने का काम हो रहा है। अगला आपका दिखाई दे रहा है ये, अगला है अपडेट। अपडेट में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी का नाम, जैसे सपोज दैट मेरा नाम विवेक है, तो आप नेम वाले कॉलम में विवेक डाल दिए, रोल नंबर 1 के आगे नेम जो है उसके अंदर विवेक डाल दिए। आप चाहते हैं कि रोल नंबर 1 के सामने जो नेम था वो विवेक होकर ना होकर के आयुष हो जाए या फिर कोई और नाम हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग उसके अपडेट कमांड के थ्रू, जो भी अपडेट कमांड हम लोग आगे देखिए, आगे के चैप्टर में हम सारा कमांड 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, आज केवल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कमांड का यूज करेंगे उस नाम को चेंज करके किसी और नाम को वहां पे एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो जो कमांड होगा, वो जो क्वेरी होगी, वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी आपका ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल के अंतर्गत आएगी, डीएमएल के अंतर्गत। समझ में आया क्या बात, क्लियर है। चलिए अगला क्या है, डिलीट। ठीक है, किसी रो को डिलीट करना हो टेबल के अंदर, या किसी डाटा को डिलीट करना हो, तो अगेन ये टेबल के डाटा को डिलीट करने का काम हो रहा है। ड्रॉप टेबल जो था पिछला वाला डीडीएल में, वो टेबल को डिलीट करता था, ये टेबल के अंदर का कंटेंट को डिलीट करेगा। डिलीट टेबल करेंगे तो टेबल नहीं पूरी डिलीट होगा, टेबल रहेगा, उसके अंदर का क्या हो जाएगा, कंटेंट डिलीट हो जाएगा, यानी उसके डाटा, टेबल के अंदर की डाटा को जो मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है उसको डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इंसर्ट, इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट में भी वही चीज हो गया। ठीक है, इंसर्ट करने के काम आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप में हम ये देखेंगे कि हमारा जो एसक्यूएल है वो कौन कौन से डेटा को सपोर्ट करता है, मतलब हमारा जो टेबल होगा उसके अंदर हम जो डेटा डालेंगे, जो भी पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी डेटा डालते हैं तो वो किस टाइप का डाटा होगा। ठीक है, समझ में आया उसके बारे में। जैसे कुछ भी नाम डालते हैं तो नाम का नाम किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। रोल नंबर डालते हैं तो रोल नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो इस टाइप का मतलब जो भी डाटा डालते हैं तो उसकी प्रवृत्ति क्या है। डाटा टाइप का मतलब होता है कि डाटा के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल कौन कौन सा डाटा टाइप को सपोर्ट करता है इसके बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है कैरेक्टर एन। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का नाम है, ये नाम है, क्या है, नाम है VIVE, एक मिनट रुक जाइए, इसमें क्या है, विवेक। मान लीजिए क्या है, ये नाम है। ठीक है, ये नाम है। तो कैरेक्टर में कैरेक्टर मतलब क्या, कोई भी स्ट्रिंग उसके अंदर आ जाता है उसको कैरेक्टर बोलते हैं, वो कैरेक्टर। तो कैरेक्टर और वैरचर ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग टाइप के डाटा, इसमें अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, या नंबर और अल्फाबेट दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये हो सकते हैं। किसमें किसमें, इसमें भी हो सकता है और ये इस वाले में भी हो सकता है। समझ में आया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस हम बताने जा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर,
कैरेक्टर मान लीजिए हम कैरेक्टर CHR किए, CHAR किए और यहाँ पे 5 साइज दे दिए, ठीक है। जब हम 5 साइज दे देंगे तो क्या सीन होने वाला है, यहाँ पे देखिए कैर 5 अगर कर देते हैं तो इसमें सीन ये होने वाला है कि अगर मान लीजिए हम 2 अक्षर का नाम देते हैं, या फिर एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम कोई डाटा टाइप लेते हैं क्या, CHAR कैर 10, कैर 10 मान लीजिए ले लेते हैं, और जो अक्षर होता है जैसे मान लीजिए VIVEK, विवेक, ठीक है, या फिर यहाँ पे रहते हैं विवेक, ठीक है। ये क्या है, 5 ही अक्षर का है। मेरा नाम जो विवेक है वो 5 अक्षर का है, 5 अल्फाबेट्स उसमें है, और कैरेक्टर में साइज हम 10 लिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैर वाला जो कैरेक्टर टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है, इसमें साइज फिक्स होता है, यानी कि ये 10 जो बाइट है वो ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। वो मेमोरी में क्या करेगा, 10 बाइट को ऑक्युपाई कर लेगा। उसके अंदर अगर हम 5 अक्षर का नाम डालें तो भी वो 10 बाइट ही ऑक्युपाई करेगा, 6 अल्फाबेट का नाम डाले तो भी 10 ही बाइट करेगा, वो 7 करे तो 10 ही बाइट, और 10 अल्फाबेट डाले तो भी 10 ही बाइट करेगा। यानी कि अपर लिमिट जो भी हम डिसाइड करेंगे उतना बाइट वो मेमोरी में ऑक्युपाई कर लेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर हम कितना अल्फाबेट डाल रहे हैं, 10 ये है तो 10 मेमोरी को ब्लॉक कर देगा। अब उसमें आप 2 अक्षर का नाम डालिए, 4 अक्षर का डालिए, 3 अक्षर का डालिए, उससे मतलब नहीं है। 10 से तो मैक्सिमम नहीं डाला जा सकता क्योंकि अपर लिमिट 10 है, लेकिन 10 के अंदर अगर मान लीजिए सपोज दैट 10 आप डिसाइड कर लिए उसका साइज, और आप 2 ही अक्षर का डाल रहे हैं, फिर भी वो कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, 10 अल्फाबेट के बराबर ऑक्युपाई करेगा। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया डाटा टाइप स्ट्रिंग के लिए लाया गया, जिसका नाम था क्या, वैरचर। वैरचर में क्या होता है, अगर हम कोई चीज ये कर देते हैं वैरचर, वैरचर कर देते हैं, और वैरचर में क्या लिख देते हैं, अगर यहाँ पे 20 लिख देते हैं, सपोज दैट 20, ठीक है, 20 लिख देते हैं, तो इसमें क्या होगा, 20 लिख देते हैं और इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर भी क्या डालते हैं हम, विवेक डालते हैं, विवेक, ठीक है, विवेक डालते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि 20 इसका साइज जो है वो 20 हो गया, और उसके अंदर हम 5 अल्फाबेट वाला कोई नाम डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा 20 ऑक्युपाई नहीं करेगा, ठीक है। वो केवल कितना लेगा, 5 बाइट, जो एक एक देखिए एक अल्फाबेट 1 बाइट का होता है, तो 4 बाइट 5 बाइट ये ले लेगा, और 2 बाइट एक्स्ट्रा रखेगा। 2 बाइट किस लिए होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो n होता है ना वही उसकी साइज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी साइज क्या होती है, 2 बाइट, 2 बाइट प्लस n। 2 बाइट प्लस n का मतलब क्या हुआ, एन तो वो नंबर ऑफ अल्फाबेट जितना आपका नाम जो स्टोर कर रहा है, वो जैसे विवेक में 5 अक्षर का है तो 5 एन का मतलब 5 हो गया। ये 2 एक्स्ट्रा क्यों ले रहा, ये 2 इसका लेंथ को स्टोर करता है, जैसे 5 डिजिट का है ना, तो 5 डिजिट का लेंथ कितना हुआ, 5 हो गया, तो वो 2 बाइट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम 20 लिए थे, यहाँ पे क्या लिए थे, ये 20 था ना, तो अब इस 20 का मतलब ये हुआ ना कि हम ये अपर लिमिट 20 सेट करें, मतलब वैर कैर वाला जो वेरिएबल होगा जिसका वैर कैर 20 लिखे, इसका मतलब वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर ले सकता है। लेकिन अगर उससे कम अगर हम डालते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा 5 डिजिट का नाम है, हम विवेक उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा कि कितना बाइट लेगा, पूरा का पूरा 20 ऑक्युपाई नहीं करेगा, वो 5 बाइट लेगा, एक एक अल्फाबेट का एक एक बाइट 5 ले लिया, और जो 2 बाइट एक्स्ट्रा दिखाई रहे यहाँ पे, जो 2 बाइट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 2 बाइट ऊपर में दिखा रहा है ना, 2 बाइट प्लस है, 2 बाइट प्लस है यहाँ पे, तो ये 2 बाइट में ये वो स्टोर करके रखेगा कि हम 20 तो अपर लिमिट दिए थे, लेकिन ये बंदा जो है 5 अल्फाबेट ही डाल करके रखा है, यानी वो 2 बाइट जो एक्स्ट्रा है उसमें इस बात की इंफॉर्मेशन होगी कि 20 में से केवल 5 ऑक्युपाई हुआ है, यानी कि एक्चुअल में अगर मेमोरी में देखा जाए तो 5 मेरे नाम का और 2 बाइट वो इंफॉर्मेशन, टोटल 7 बाइट जो है, 7 बाइट 7 बाइट वो स्टोर करेगा, बाकी को खाली रखेगा। तो इस तरह से फायदा ये हुआ कि अगर कैर वाले में हम पहले वाले में कैर वाले में अगर हम 10 साइज ले लेते हैं तो 10 से अधिक तो नहीं लिखा जा सकता है उसमें, लेकिन 10 से अगर कम भी लिखिएगा तभी वो पूरा का पूरा क्या करेगा, 10 बाइट ऑक्युपाई कर लेगा, समझ में आ गया, मतलब 10 अल्फाबेट का जो भी साइज होता होगा, वैसे जनरली 1 अल्फाबेट का 1 बाइट होता है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उतना वो ऑक्युपाई कर लेगा। अब उसमें कम रखिए या कुछ भी रखिए उसका मतलब नहीं है। लेकिन वेर कैर में क्या होगा, वेर कैर में अगर मान लीजिए साइज 50 है या साइज 20 है,
उसमें अगर आप पांच अल्फाबेट वाला कोई नाम डालेंगे तो क्या करेगा, 5 अल्फाबेट का जो भी साइज होता है वो उतना ऑक्युपाई कर लेगा, और प्लस 2 बाइट एक्स्ट्रा, 2 बाइट में ये बताया इंफॉर्मेशन रहेगा कि 50 में से केवल 5 ही बाइट ये कंज्यूम किया और बाकी बाइट खाली हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टैटिक मेमोरी को एलोकेट करता है और ये डायनेमिक मेमोरी में एलोकेशन होता है। यानी कि अगर हम वायर कैर का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा कि हमारे जब प्रोग्राम रन करेगा तो इसको एक तो अपर लिमिट बताना पड़ेगा। 20 यहाँ पे बस ये बता रहा है कि 20 से अधिक नहीं रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, और कम रखेंगे तो बस उतना ही साइज लेगा, पूरा का पूरा 20 नहीं लेगा। ठीक है, तो वायर कैर में हम 50 ले लेते हैं या 60, जितना भी हमको लिखना होगा हम लिख लेंगे, उससे ऊपर तो वो ले नहीं पाएगा। लेकिन अगर कम डालेंगे, अगर यूजर का रिक्वायरमेंट कम डिजिट का है तो वो क्या करेगा, वो आसानी से उसके लिए मेमोरी बचा रहेगा, बाकी मेमोरी को फ्री कर देगा। जबकि कैरेक्टर वाले में, कैर वाले में ऐसा नहीं होता, कैर में पूरा का पूरा मेमोरी कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अब आता है इंट। इंट जनरली कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है, 2 बाइट का। ठीक है, इंट कितने बाइट का होता है, इंट 2 बाइट का होता है। हाँ 2 बाइट नहीं, ये इंट जो होता है आपका शायद 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का। ठीक है, 4 बाइट। अब देखिए इंटीजर में क्या क्या होता है, जो होल नंबर होते हैं विदाउट फ्रैक्शन वो सारे इंटीजर होते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा पूरा जो नंबर होगा वो इंटीजर में आएगा। तो इसको स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप का यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट, फ्लोट का क्या होता है, 8 बाइट। कितना होता है, 8 बाइट होता है, ये 8 बाइट होता है। ठीक है, 8 बाइट का होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑल डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल पार्ट जितने भी नंबर होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्टोर करना है क्या 4.2, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, 4.2, 5.5, देन इस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेट। देखिए एसक्यूएल में डेट को भी स्टोर करने के लिए एक अलग डेटा टाइप डिफाइन किया गया है। जैसे कि किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, डेट डी डी, ठीक है, डी डी एम एम वाई वाई। एक तो ये फॉर्मेट है कि डेट डेट मंथ ईयर, यानी 2 डिजिट डेट का, 2 डिजिट मंथ का और 2 डिजिट ईयर का, लास्ट का 2 डिजिट। या फिर क्या हो सकता है, वाई वाई एम एम डी और डी, ये फॉर्मेट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ईयर पहले होता है, मंथ बीच में होता है, डेट, यानी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फॉर्मेट होते हैं डेट के, वो सारे ये डेटा टाइप, डेट वाला डेटा टाइप सपोर्ट करता है। ठीक है, एक और होता है जिसमें क्या होता है, आपका डेट होता है डी डी, उसके बाद एम ओ एन मतलब कि, और 4 टाइम्स वाई। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि डेट मान लीजिए 26 फरवरी है तो 26 हो जाएगा, और फरवरी क्योंकि एम ओ एन लिखे 3 डिजिट का, एफ ई बी लिख लेगा और 2022 लिख देगा। समझ में आ गया। तो डेट में क्या होता है, डेट को स्टोर किया जाता है, डेट डाटा टाइप को। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए कॉन्स्टेंट एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि किसी कॉलम पे इंपोज किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल मतलब क्या, कुछ चेक्स होते हैं जो कि डाटा के वैलिडेशन में मतलब अलाउ किए जाते हैं। कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि किस टाइप का डाटा इसके अंदर जा सकता है, किस टाइप का नहीं जा सकता है, किसी पार्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डाटा इंसर्ट होगा, उसके साथ क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, ये कौन अप्लाई करता है, कॉन्स्टेंट अप्लाई करता है। तो कॉन्स्टेंट आर द सेट ऑफ रूल्स अप्लाई, और कॉन्स्टेंट आर द सेट ऑफ रूल एनफोर्स टू द आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जो कॉलम के ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं वो सेट ऑफ रूल्स कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ये है आपका नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है, देखिए
सपोज दैट ये टेबल है, क्या है, ये टेबल है आपका, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे क्या है, रोल है, रोल, ठीक है, 1 2 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और बीच वाला ये क्या है, खाली है, ठीक है, खाली। तो जो वैल्यू खाली होता है उसको क्या कहते हैं, नल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम रोल नंबर पे नॉट नल लगा देंगे तो जैसे ही वो कॉलम का जो वैल्यू है उसको हम खाली छोड़ेंगे तो वो एरर दे देगा या फिर वार्निंग दे देगा कि इसको खाली नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें नॉट नल लगा हुआ है। तो जनरली हम रोल नंबर वगैरह के कॉलम या फिर ऐसे कॉलम जो कि किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उस वाले में क्या है, नोट नल लगा देते हैं, नॉट नल, मतलब वो खाली नहीं रह सकता। रोल नंबर के आगे क्या लगा देंगे, नॉट नल, नॉट नल लगा देंगे। जैसे ही नॉट नल लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल नंबर वाले कॉलम पे नॉट नल नाम का एक कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। उसका रूल ये बताता है कि उस वैल्यू को, उस कॉलम की कोई भी वैल्यू हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ वैल्यू हमको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, यूनिक, क्या है, यूनिक। अब देखिए सपोज दैट यही सेम टेबल था, सेम टेबल सेम टेबल, ठीक है। अब सेम टेबल है, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या है, रोल है, और यहाँ पे क्या है, 1 2, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, और यहाँ अगर फिर से 1 लिखते हैं और इस पे क्या लगा हुआ है, यूनिक लगा हुआ है, क्या लगा है, यूनिक लगा हुआ है, यूनिक। तो जब यूनिक कांस्टेंट क्या बोलता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में किसी एक वैल्यू का रिपीटेशन नहीं हो सकता, यानी वो दोबारा नहीं आ सकती। तो जैसे ही यहाँ पे हम 1 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए, और जैसे ही यहाँ पे फिर से 1 देना शुरू 1 डाल करके एंटर मारेंगे तो तुरंत वो क्या बोल देगा कि इट शुड नॉट बी द सेम वैल्यू, ठीक है, या फिर बोल देगा कि ये यूनिक कॉलम है, इसमें आप रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो नॉट यूनिक का मतलब क्या होता है कि किसी कॉलम में एक वैल्यू एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। समझ में आ गया, चलिए अगला क्या है, प्राइमरी की। एक्चुअली की यहाँ पे नीचे चला गया है, ये इसके साथ ही है, ठीक है। प्राइमरी की, प्राइमरी की को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई जो करता है, उस किसी भी टेबल को जो कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है या फिर जो भी कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उनमें से किसी एक को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो देखिए जब भी प्राइमरी की कांस्टेंट अगर हम किसी, ये तो पता चल गया प्राइमरी की इसको बना सकते हैं, लेकिन जब प्राइमरी की किसी टेबल पे लगाया जाता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए प्राइमरी की जब भी किसी टेबल के किसी कॉलम पे लगाया जाएगा, जैसे कि ये रोल नंबर है, रोल, ठीक है, रोल है, ठीक है, और इसको हम क्या बोल दिए, इसको बोल दिए प्राइमरी की, क्या बोल दिए, प्राइमरी की बोल दिए, ठीक है, प्राइमरी की। तो जैसे इसमें प्राइमरी की लगाएंगे तो इसके लिए दो ठो रूल अपने आप लग जाएगा। पहला रूल ये है कि इट शुड बी यूनिक, ये रिपीट नहीं हो सकता है। देखिए यूनिक था, वो केवल यूनिक काम करता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की जब लगाएंगे तो दो काम होगा, एक तो वो यूनिक नहीं होगा, दूसरा वो नॉट नल नहीं होगा। एक तो वो यूनिक होगा, यूनिक नहीं होगा, सॉरी वो नहीं बोला था, यूनिक होगा, दूसरा नॉट नल। यूनिक और नॉट नल अपने आप उस पर अप्लाई हो जाते हैं, मतलब जो प्राइमरी की का जो वैल्यू होगा वो रिपीट नहीं करेगा और खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर हम केवल नॉट नल लगाते तो खाली नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन रिपीट तो कर सकते थे। अगर हम यूनिक लगाते तो चलिए हम रिपीट नहीं कर सकते लेकिन खाली छोड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज को, किसी कॉलम को प्राइमरी की बना देंगे तो उसमें अपने आप क्या हो जाएगा, नॉट नल भी लग जाएगा और यूनिक भी लग जाएगा। यानी प्राइमरी की का मतलब वो कॉलम खाली भी नहीं छोड़ सकते और उसमें वैल्यू की रिपीटेशन भी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये कुछ साउंड के जो इशू थे पिछली बार उसको मैंने थोड़ी सी इंप्रूव करने की कोशिश की है। और भी कोई इंप्रूवमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये क्लास 12th के लिए सीरीज चल रही है, तो क्लास 12th सीबीएसई वाले टर्म 2 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, आप उनके पास ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। किसी भी स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ और बच्चों को अगर इसमें ऐड कर सके या फिर शेयर कर सके तो
शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हुए हैं, और दूसरे बच्चों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर लें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए गुड बाय।